ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एम फैक्टर की। अब ये एम फैक्टर क्या होता है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले आपको बता दूं कि इत्मीनान से बैठ जाइए। जो रिमोट है उसे हाथ में मत रखिए, उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि जो 7:02 पर मैं 3 मिनट का ब्रेक लिया करता था, अब कोई ब्रेक नहीं होगा। नॉन स्टॉप 1 घंटे लगातार मैं चर्चा करने वाला हूं। तो अब रिमोट के साथ उसे खिलौना मत बनाइए, खेलना बंद कीजिए, आराम से चर्चा सुनिए। और चर्चा करेंगे एम फैक्टर की, मुसलमान फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर। जब भी होने लगे हिंदू मुसलमान, समझ लीजिए शुरू हो चुका है चुनावी घमासान। और बात बात पर जो ये हिंदू मुसलमान फिर से होने लगा है, उसकी एक बड़ी वजह है बिहार विधानसभा चुनाव। चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और बिहार में 18.25% मुसलमान हैं। 243 जो सीटें हैं उनमें से 54 सीटें तो सीधे मुस्लिम बहुल इलाका है। तो किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, काफी हद तक मुसलमान तय करते हैं। और मुसलमानों में भी दिलचस्प बात क्या है दर्शकों, बिहार में कि 73% यानी कि लगभग 3/4 मुसलमान पसमानदा है, यानी कि गरीब मुसलमान। वो मुसलमानों में भी गरीब भी हैं और सवर्ण भी हैं। और इन पसमानदा मुसलमानों में नीतीश कुमार की अच्छी पैठ है, लेकिन परंपरागत वोट बैंक मुसलमान आरजेडी और कांग्रेस के रहे हैं। नीतीश कुमार से इंदमारी करते थे। पिछली दफा पतंग ने भी बहुतों की डोर काटी। मैं बात कर रहा हूं AIMIM की, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। 5 विधायक बने थे AIMIM के, 20 सीटों पर लड़े थे। पर आज ये चर्चा क्यों? दरअसल प्रशांत किशोर नई नई पार्टी लेकर चुनावी समर में कूद पड़े हैं। बिहार के बहुतों को चुनाव जिताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर MK स्टालिन, तो ममता बनर्जी, बहुतों की चुनावी रणनीति बनाई। लेकिन अब खुद कूद पड़े हैं चुनावी मैदान में। 2 साल से मेहनत भी कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, गांव में, खेतों खलिहानों में, कस्बों में, शहरों में, और पैसा भी अच्छा खासा लग रहा है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये बी टीम है, बीजेपी ने खड़ा कर दिया है क्या प्रशांत किशोर को। ऐसे राजनीतिक आरोप लगते रहते हैं। पर आज चर्चा का विषय क्या है? वो किशनगंज में थे प्रशांत किशोर, और किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है। मैं आपको अगर नक्शे के जरिए दिखाऊं जो इलाके हैं, किशनगंज में तो 68% आबादी मुसलमानों की है। 68%। PCR वो मैप दिखाइए। कटिहार में 43%, अररिया में 41%, पूर्णिया में 37%, दरभंगा में 23%। तो ये तादाद, पश्चिमी चंपारण में 22%, सीतामढ़ी में 21%। ये अच्छी बड़ी तादाद हो जाती है। 54 सीटें मैंने आपको बताई है। अब प्रशांत किशोर ने वहां मुस्लिम मतदाताओं को क्या बोला कि आप तो कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, पर ये जी बीजेपी का नाम लेकर आपको डराया जाता है। मतलब सीधा हमला कर रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस पर। सुनिए क्या कहा प्रशांत किशोर ने। आप तो खुद कहते हैं कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। कहने के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। अब कोई भाजपा का नाम ले ले तो आप बातिलों के साथ भी खड़ा होने को तैयार हैं। तो मतलब आप समझिए कि भाजपा का डर दिखाकर ये महागठबंधन वाले आपसे आपका वोट ले लेते हैं, आपके लिए कुछ नहीं करते। तो बीजेपी के लिए काफी संवेदनाएं हैं क्या प्रशांत किशोर के मन में कि बीजेपी का डर दिखाते हैं और आपसे वोट ले लेते हैं, मुझे वोट दो। दोबारा से सुनिए प्रशांत किशोर का यह बयान, बड़ा अहम है, सुनिएगा।
आप तो खुद कहते हैं कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। कहने के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। अब कोई भाजपा का नाम ले ले तो आप बातिलों के साथ भी खड़ा होने को तैयार हैं। तो पीके कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह। चुनाव में मुसलमान किसे कहेगा बिस्मिल्लाह? खेल यहां अटक गया है क्या? और दरअसल प्रशांत किशोर का चुनावी भविष्य भी अब इस बात पर टिक गया है क्या? इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी जो उनका फॉर्मूला है BRDK+M कि भाई MY समीकरण, ये तेजस्वी यादव का तो MY है, मंडल का मंडल दोनों को साधा है। बीजेपी ने और साथ में EBC, अति पिछड़े और मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों का एक बड़ा पुट, वो नीतीश कुमार के साथ, तो वो उनकी रणनीति। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं ब्राह्मण, राजपूत, दलित, कुर्मी और साथ में मुसलमान, ये गठजोड़ जोड़ूंगा तो 47.35% का वोट बैंक बनता है। और 6 महीने पहले तक अच्छी खासी तादाद में मुसलमान भी उनकी सभाओं में आते दिख रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से वहां से पलायन होता दिख रहा है। और उसी के चलते ये कुलबुलाहट हो गई क्या प्रशांत किशोर को कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। मैं तो ब्राह्मण, अति पिछड़े पिछड़े वो मिलेंगे नहीं, यादव देगा नहीं, मुसलमान साथ में नहीं, तो मैं कर क्या रहा हूं राजनीति में? या बीजेपी का भी दबाव है कि भाई हमने आपको खड़ा किया। बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसा भी दिया जा रहा है। आप मुसलमान वोट बैंक काटेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या? अब मुसलमान वोट बैंक कैसे कटता है या कहां जाता है, कहां नहीं जाता, अब ये भी समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024, पिछले साल जो चुनाव हुआ, तो महागठबंधन को 87% वोट पड़े मुसलमानों के। 100 में से 87 मुसलमानों ने वोट दिया। और जेडीयू और बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को सिर्फ 12% वोट मिले। अब इसमें यह मान लीजिए कि बीजेपी के तो मिला ही नहीं कुछ, तो वो 12% मोटा मोटा उसका ज्यादा बड़ा पुट वो जेडीयू को मिलते दिखा। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 80% वोट ही मिले थे मुसलमानों के, 80%। और विधानसभा में 76%, जबकि 5% जेडीयू और बीजेपी को मिले। अब ये बाकी का गणित कहां गया? अब ये समझिए, वहां आ जाता है AIMIM का फैक्टर। असदुद्दीन ओवैसी 20 सीटों पर लड़े थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, 5 सीटें जीती भी। और इनमें अमोर विधानसभा में AIMIM के प्रत्याशी को मिले 56.5% वोट। 56.5%, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। कोचाधामन विधानसभा में 49.5%, लगभग आधी वोट। ये सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। बहादुरगंज विधानसभा में 49.25%, बैसी विधानसभा में 38.25%, जोकीहाट में 34.25%। और ये इनके जो उम्मीदवार थे वो जीत गए। और रानीगंज में कहने को तो मिले लगभग 1.5% वोट AIMIM के उम्मीदवार को, लेकिन जेडीयू को 44.12% वोट मिले और आरजेडी को 42.88। जो अंतर AIMIM को जितने वोट मिले उससे कम था। AIMIM अगर मुस्लिम वोट बैंक नहीं काटता तो वहां पर आरजेडी जीत जाती। इस बार पतंग की तो कोई गूंज सुनाई नहीं दे रही। उसकी जगह क्या भरनी थी प्रशांत किशोर को, और क्या वो उसे भरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहानी यहां अटक गई है। और एक बड़ा दांव क्या आजमा रही है जेडीयू भी।
अभी 21 अगस्त को, और मैंने उस दिन कार्यक्रम भी किया था, एक कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शरीक थे, और वहां पर मदरसा बोर्ड का यह कार्यक्रम था। तो मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार को टोपी पहनाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, वापस टोपी जमा खान को ही पहना दी। जमा खान ने कहा कि देखिए, उन्होंने सम्मान पूर्वक ये टोपी स्वीकारी, फिर वापस मुझे पहना दी, खुद नहीं पहनी, क्या बात हो गई, ये तो सम्मान दिया है। टोपी की तस्वीरें दिखाइए पीसीआर, मैंने पूरा वर्णन कर दिया, आपने अभी तक तस्वीर नहीं दिखाई। जबकि 2011 में, अब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, 14 साल पहले, मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में गए और वहां पर एक मौलाना ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की। उन्होंने वो टोपी नहीं पहनी थी, बड़ी खबर बनी थी 14 साल पहले, और उसके साल डेढ़ साल बाद जेडीयू ने अपने रिश्ते भी तोड़ दिए थे बीजेपी के साथ। और उस वक्त एक बड़ा मशहूर बयान था नीतीश कुमार का, उन्होंने कहा था कि नेता को टोपी भी पहननी चाहिए और तिलक भी लगाना चाहिए, दोनों काम करने होंगे। अब वो खुद टोपी पहनने को तैयार नहीं है, तो मुसलमान इस बार टोपी किसे पहनाएगा? और ये एक बड़ा गणित हो गया है क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी। इसीलिए आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, पीके करें अल्लाह अल्लाह, चुनाव में किसका बिस्मिल्लाह, और मुसलमान पर घमासान, किसका नफा किसका नुकसान। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू, जो सत्ताधारी दल है, गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की अगुवाई कर रहा है, उनके युवा चेहरा और मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा, एके वाजपेयी एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और मुख्य प्रवक्ता भी, राजेश राठौड़ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, कन्हैया भिल्लारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों से, लगभग 5 दशकों से बिहार की राजनीति को ट्रैक कर रहे हैं, आदेश रावल कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के, और राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं जनसुराज पार्टी, जिनके नेता के बयान पर ही आज पूरे कार्यक्रम का मैंने खाका खींचा है। पवन वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी, यकायक प्रशांत ये अल्लाह अल्लाह क्यों करने लगे? चुनावी बिस्मिल्लाह की दरकार हो गई, चुनावी नफा नुकसान आंकने लगे क्या? संदीप जी, आज प्रशांत जी करीब 3 साल से ऊपर से कह रहे हैं जय बिहार, जय जय बिहार। अब आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। बिहार में हर कौम के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, पटना साहिब भी है, पावापुरी भी है, बोधगया भी है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, चाहे हम सफल हों असफल हों, जनसुराज का शुरू से सार्वजनिक रूप से स्टेटेड लक्ष्य क्या है? हम कह रहे हैं कि बिहार में बुनियादी परिवर्तन, ज़मीनी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो बिहार सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब प्रदेश रहेगा। अब इतनी बड़ी मुहिम में क्या हम ये समझ के चल रहे हैं कि एक ही कौम हमारा हिस्सा, हमारा समर्थन करेगी? ये तो नहीं हो सकता। हम तो सबसे कह रहे हैं, हिंदू से, मुसलमान से, सिखों से, ईसाई से, जो भी बिहार में वोटर है उससे कह रहे हैं कि अगर बिहार में बदलाव करना है तो इस हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति से हटो, साथ जुड़ो। क्योंकि अब तक क्या हो रहा है, पर उसमें बीजेपी के डर से मुसलमान वोट बैंक तो था ही ना पवन जी।
कि 18.25% वोट बैंक है और तो मैं जवाब दे रहा शुरुआती दौर में आपके साथ बहुत मुसलमान आते दिखे, लेकिन अब यकायक पिछले 2-4 महीने में माहौल कुछ ऐसा बना है वो पूरी तरह से लामबंद हो गया है महागठबंधन में। ये आपके लिए चिंता का सबब हो गया क्या कि आप फिर अल्लाह अल्लाह करने लगे? पहले नहीं, फिर मैं जवाब दे दूं, सिर्फ जी। 30 सेकंड लूंगा, जी। 40 सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अब हम अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहे हम तो शुरू से कह रहे हैं हर कौम हमारे साथ मिले जिसमें हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, ये बीजेपी के डर से मुसलमान आरजेडी में और आरजेडी उनको डरा करके अपने समर्थन में ले ले, ये कहाँ की राजनीति है? मैं ये पूछता हूँ, आरजेडी ने अब तक मुसलमानों के लिए क्या किया और बीजेपी ने अब तक हिंदुओं के लिए पर क्या आप किया? एक तरह से बीजेपी के हितैषी के, तो एक सेकंड में यहाँ रोकना चाहूंगा पवन जी आपको कि भाई बीजेपी का डर दिखा के, वहां तक आपकी बात ठीक है, पर ये आधी तस्वीर, अधूरी तस्वीर ही आप पेश कर रहे हैं क्या? बीजेपी नहीं डरा रही है क्या? मुसलमानों को डराकर हिंदू वोट बैंक को वो लामबंद करती है, उसका जिक्र करना आप भूल जाते हैं। मैं तो अभी किया कि बीजेपी हिंदुओं को लुभा रही है, आरजेडी मुसलमानों को लुभा रहे। तो मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूं, आपके कहने के पहले मैंने कहा था हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, धर्म की राजनीति, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा जाति और जाति, इसके अलावा ये सारी स्थापित पार्टियों ने किया ही किया है 30 साल से सत्ता में रहने के लिए, और बिहार के आम जनता का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जी प्लीज। आज 30 साल से आरजेडी, नीतीश अपने सहयोगी पार्टियों से के साथ सरकार में है। खुद अपने आंकड़ों के हिसाब से एनडीए ने यह पेश किया, नीतीश कुमार की सरकार ने, और वो लालू जी की भी सहयोगी रही है, अपने कास्ट सेंसस में 2023 में ये असेंबली के पटल पर अपनी कास्ट सेंसस रिपोर्ट में लिखा कि केवल 7% मुसलमान 12वीं पास हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। अगर ये दुर्दशा मुसलमानों की इनके साथ है और हिंदुओं की ये हालत है कि 1/3 बिहार, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, गरीबी रेखा के नीचे है, 3% दलित ने 12वीं पास की है, 5% अति पिछड़ों ने 12वीं पास की है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन इस कदर है। तो हम तो हर कौम से कह रहे हैं भैया इस धर्म की राजनीति से हटो। और अगर प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुसलमान भी इस बुनियादी परिवर्तन के लक्ष्य में बिहार को बदलने के लिए जुड़े, तो इसको एक सांप्रदायिक चोला पहना दीजिए और आप कहिए वो अल्लाह अल्लाह करने लगे। नहीं, ना, मैं यूं ही अनायास ही सवाल थोड़ा पूछ लूंगा पवन जी। देखिए, दिक्कत आपकी क्या है कि आपने जाति एक कड़वी हकीकत है और आप उसे मिटाना चाहते हैं, वो आप कदम उठा रहे हैं, बड़ा सराहनीय है। देखते हैं वो राजनीतिक पहल कितनी कामयाब होती है, कितनी सफल होती है। पर जाति एक कड़वी हकीकत है और सवर्ण समाज से, ब्राह्मण समाज से आते हैं प्रशांत किशोर, तो सेल्फ लिमिटिंग हो जाता है कि एक यादव वोट बैंक उधर महागठबंधन में, इधर ईबीसी अति पिछड़े साध रखे हैं नीतीश ने, सवर्ण है बीजेपी के साथ, तो हिंदू ज्यादा आए या ना आए, मुसलमान आना आपकी मजबूरी है अगर आपको अपनी चुनावी नैया को पार लगाना है तो। या मैं गलत आकलन कर रहा हूं पवन जी? नहीं, मैं आपसे सीधा इसका जवाब देता हूं। नजरिया ये ब्राह्मण वर्सेस दलित, ये नजरिया तो आप पेश कर रहे हैं ना। जन स्वराज का आप एक जुमला, एक वाक्य, एक सेंटेंस दिखा दीजिए जहां हमने किसी जाति को दूसरे जाति के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धा में आपके सामने रखा हो। हम पूरे बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं, उसमें ब्राह्मणों का हिस्सा है, ठाकुरों का है, भूमियार का है, पिछड़ों का है, अति पिछड़ों का है, दलित का है और मुसलमान का है। एक लक्ष्य आप आज जाइए और प्रशांत किशोर की किसी बदलाव यात्रा में आप हिस्सेदार हुई और उसके साथ नहीं, मैं जानता हूं वो चीज कोई आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा समाज है जो वहां जिसका नहीं, पवन जी देखिए, राजनीति कोई में ऐसा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान,
कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना भी होता है। देखिए आप पर ये आरोप लगते हैं, मैं आरोप तो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं हमारा कि आप निशाना एक टुक एक ही चीज पर है। नहीं सर, सवाल तो सुन निशाना लीजिए। जो आरोप आप पर लग रहे चीज हैं पर है संदीप जी, सर, जो आरोप आप पर लग रहे हैं जी, कि देखिए बीजेपी ने आप लोगों को खड़ा किया, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक मिलना नहीं कि नहीं प्रशांत कुछ ले जाएंगे बाकी हम देख लेंगे, वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वो बिखर गई, रायता फैल गया। नहीं पहली बात तो ना तो रायता फैला है, जो रायता फैला है वो बिहार की जो परिस्थिति है वहां फैला हुआ है। हम उसको साफ सूफ करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े लगन, एकाग्रता और सिंसियरिटी से कर रहे हैं। अब इसमें जाति और धर्म कौन लेके आ रहा है? आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि संदीप जी आप भी इन्हीं आंकड़ों में और इस तरह के गणित में फंस गए। आप सिर्फ, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जन स्वराज की राजनीति तो देख लीजिए, मुद्दों की राजनीति रही है शुरुआत से। ना हमने किसी जाति का, जाति विशेष का, ना कोई समीकरण बनाने की कोशिश की है, ना हमने शुरू से कहा है धर्म और जाति से हट करके आज बिहार में बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है, बिहार की दुर्दशा को खत्म करना है। तो आपका बड़ा दुश्मन कौन है? पार्टियों ने आप ये कहते हैं के आधार पर नहीं, बीजेपी का डर दिखा के महागठबंधन वाले वोट ले रहे हैं आपका, तो ऐसा लगता है मानो महागठबंधन आपका एनिमी नंबर 1 है और मौजूदा सरकार वो एनिमी नंबर 2 है। आपका बड़ा दुश्मन कौन है पवन जी? एक मिनट, एनिमी मैं बताता हूं मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वो सारी पार्टियां जो किसी न किसी इक्वेशन में कभी साथ कभी अलग, कभी साथ कभी अलग, आज बिहार को इस कगार पे ले आई हैं कि कोई ऐसा घर नहीं है बिहार में लगभग गांव में जहां से कोई ना कोई युवा पलायन करके कहीं रोजगार ढूंढ रहा है, मजबूरी में रह रहा है, जिसका शोषण हो रहा है। बिहारी गाली बन गया एक शब्द। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो है दुश्मन हमारा। ये पार्टियां तो कभी साथ होती कभी अलग होती हैं, सिर्फ कुर्सी के लालच में। भैया सिंपल बात है, ये कुर्सी है तो तुम्हारा जनाना नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? सीधा सवाल जनसुराज पूछ रही है। चलिए, जनसुराज ये सवाल भी पूछ रही है, मुसलमानों को भी, पर आप एड्रेस कर रहे हैं। एक सेकेंड, प्रोफेसर नवल किशोर भाई, आप डराते तो हैं मुसलमानों को, इसमें तो कोई गलत नहीं कह रहे प्रशांत किशोर, डरा कर आप वोट लेते हैं और उसके बाद करते कुछ है नहीं। मुसलमानों की जो हालत है वो आंकड़ों समेत सामने पेश कर दी है, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं जो पवन वर्मा कह रहे हैं। नहीं संदीप जी, पहले तो हमको लगता है पवन जी को यही बता देना चाहिए कि जन सुराज से पहले कहाँ थे और पीके जन सुराज से पहले कहाँ थे। जहां तक डराने की बात है, हम तो जो किसी भी कौम को डराता है धर्म के नाम पे, उससे खुला लड़ने का काम करते हैं। जो हिंदू खतरे में करके पूरे मुसलमान समाज को डराता है, उस देश में हम लोग लड़ने का काम करते हैं। हम लोग जब हमारे नेता सीतामढ़ी शिवहर के सड़कों पे होते हैं, चीफ मिनिस्टर आते, अगर कोई दंगा फैलाने का कोशिश करता है, हम लोग तो आडवाणी जैसे व्यक्ति को, जो कि एक सांप्रदायिक रस लेकर घूम रहा था पूरे देश में कमंडल के नाम पे, उसको हमारे नेता ने गिरफ्तार किया। तो ये लोग तो उन्हीं के समर्थक हैं जो समाजवाद को नमाजवाद कहता है। भाई आप बताइए कि चाय पे चर्चा और मोदी जी के उत्थान के पीछे कौन था? और जब पीके गए जदयू में तो नीतीश कुमार ने खुलेआम कहा है मन से कि अमित शाह के कहने पर उनको हमने रखा है। तो ये एजेंट नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण दे दे। एजेंट तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि आप बीजेपी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। तो और आपको डर है नहीं बीजेपी के एजेंडा, आपको डर है कि मुस्लिम वोट बैंक आप वो उस पर एकाधिकार माने बैठे हैं कि प्रशांत किशोर ना ले जाएं, इसीलिए बीजेपी की बी टीम ये बात कह रहे हैं। दरअसल मुसलमान का कोई उनकी समस्याओं का कोई समाधान निकाल पाया है या सिंपल वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया है मुसलमानों को? नहीं, हमने तो पूरे बिहार के मौलिक समस्याओं का निदान किया है। जो सामाजिक अन्याय से ग्रसित बिहार था, उस सामाजिक अन्याय से लोगों को बाहर निकाला है, एक बहुत बड़े समूह को बाहर निकाला है। हमने आर्थिक न्याय में पहल की। 2020 में जो हमारे नेता ने बात की, पढ़ाई कमाई दवाई, उसके तहत 17 महीने में काम करके दिखाया कि 5 लाख नौकरी दी जा सकती है।
उनके साथ जो कह रहे थे कि नौकरी कहां से दोगे, ऐसे विपरीत मानसिकता वालों को साथ में उनसे कब काम करवाया। तो हमने तो सामाजिक न्याय से आर्थिक न्याय के पद तक सारा सबूत है हमारे पास। हम समाजवादी एकदम ठेठ है, हमने बताया है। हम धर्मनिरपेक्षता के समर्थक है, हमने बताया है। हम सामाजिक न्याय के निर्माता, हमने बताया है। हमारे नेता पूरे देश में ही नहीं विदेश में जाने जाते हैं। रेल मंत्री के रूप में उनकी चर्चा यहीं पे नहीं कहीं पे भी होती है। तो उन्होंने किस तरह से विकसित किया है। तो ये हमारा जो मुसलमान वोट काम बैंक है, की लड़ाई महागठबंधन में भी हो रही है क्या? मुसलमान ज्यादा अब कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है बजाय आरजेडी के। अब क्योंकि गठबंधन है तो साथ आपके रहेगा, पर अब ज्यादा आकर्षण क्या कांग्रेस की तरफ आता दिख रहा है? देखिए, आप हिंदू मुसलमान की बात तो वो कर रहा है जो कर रहा है कि हम बात करने वाला ये सांप्रदायिक भाषा में बात कर रहा है। बात पूरी कीजिए। कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा है क्या? 33% वोट लोकसभा 2019 की अगर बात करूं, कांग्रेस को मुसलमान वोट मिला था, वो बढ़कर 38% हो गया 2024 में। आंकड़े तो आप भी जानते हैं। संदीप जी, हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह, हाँ देखिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पिछले 2-3 सालों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाके लोगों का ठगने का प्रयास किया है, जिस तरह का प्रबंधन किया है, अब उसका पोल खुल चुका है। इसलिए बेचैनी में इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। एक तरफ कहते हैं कि बिहार के राजनीति में लालू यादव फिनोमिना है, दूसरी तरफ उन पर आक्षेप लगाते हैं। तो उनको क्लियर तो करना चाहिए कि कौन से पाठशाला से निकल के आए हैं। वो नागपुर के पाठशाला के विद्यार्थी है या समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है उनका। हम लोग समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के ठोस परिवर्तन करने वाले लोग हैं और हमारे काम में दिखता है। 3 दशक का इतिहास है, या तो शासन में रहे हैं, नहीं तो मुख्य विपक्षी दल रहे हैं। अभी भी सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। लोग हमें पसंद कर रहे हैं। मुसलमान बिहार में 12वीं पास हैं। कितने फीसदी? 7% आंकड़ा बताया ना अभी पवन वर्मा ने। गरीबी रेखा के नीचे 3 में से 1 बिहारी है, उसमें से मुसलमान कितने हैं? अगर मैं कहूं हर 3 मुसलमानों में से 2 मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे हैं बिहार में, तो क्या मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं? ऐसा नहीं है कि 20 साल से वहां सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार है। 2 बार आप भी सत्ता में साथी रहे हैं, सहभागी रहे हैं। नहीं संदीप जी, ये सवाल तो बनता है जदयू से और भारतीय जनता पार्टी से। पवन जी को हिम्मत नहीं है पूछने का, इसीलिए ठगने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो जब सरकार में रहे हमने काम किया। नीतीश जी की एक गलती है तो बार बार पता नहीं किस मजबूरी में और भी किस कमजोरी में पूरे देश में विभाजन पैदा करने वाले लोग के साथ खड़े हो जाते हैं। ये उनको बताना चाहिए। हमने तो 2005 के बाद जो 2 बार हमें मौका मिला, जिसमें कि पिछले 17 महीने का मौका मिला, हमने काम करके दिखाया है। बिहार में आपने काम करके दिखाया है। काम किसने किया है, किसने नहीं किया है? मुसलमान बेचारा घूम रहा है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स ही बना हुआ है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बना हुआ है अभिषेक झा। एक समय तो मुसलमानों ने आप पर भी एतबार भरोसा किया था। अब सवाल वही, भरोसा कौन जीतेगा, वो लड़ाई शुरू होती दिख रही है क्या? अपनी बात से शुरुआत करते हैं संदीप जी। नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि हम वोटरों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता नहीं करते। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जब भी कोई पॉलिसी बनाई है सबको उसका फायदा हुआ है। जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया है। जब मंदिरों की घेराबंदी कराई तब मस्जिदों और कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी कराई। छात्रवृत्ति मिलती है तो हर धर्म के लोगों को मिलती है। नीतीश जी ने एक ऐसा शासन बिहार में स्थापित किया जहां सांप्रदायिक सौहार्द के साथ हर कोई रहता है और कोई किसी को दबाना चाहेगा तो ऐसा बदले बदले नजर आ रहे हैं ना अभिषेक। मैं आपको बताता हूँ, 2011 का मैंने उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, टोपी नहीं पहनी तो रिश्ता टूट गया था 1.5 साल में। और उस वक्त के मशहूर बयान, उस वक्त का मशहूर बयान नीतीश कुमार का क्या था? नेता को टोपी भी पहननी होगी, तिलक भी लगाना होगा। टोपी पहनने से तो इनकार कर रहे हैं नीतीश कुमार खुद। थोड़े दबाव में आ गए हैं क्या बीजेपी के? ऐसा नहीं है संदीप जी, कोई दबाव नहीं। नीतीश कुमार जी पर कहा कोई दबाव और प्रभाव चलने वाला। वक्फ कानून पर भी आप सुर में सुर मिलाते दिखे। वक्फ पर आप सुर में सुर मिलाते दिखे बीजेपी के। SIR पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, मेरा आरोप नहीं है, कि मुसलमानों के ज्यादा वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं, घुसपैठिया बताया जा रहा है। आप खामोश बैठे हैं। नीतीश ऐसे तो ना थे पहले।
मैं एक विस्तारित जवाब आपको देता हूं। उसके बाद भी फुलवारी शरीफ में कार्यक्रम हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने टोपी तब भी पहनी, पहले भी पहनी। अरे होता यह है कि भाई हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक नेता टोपी ऑफर कर रहे थे और नीतीश कुमार जी ने टोपी लेकर किन्हीं और नेता को पहना दिया, सम्मानित किया। कई बार ऐसा होता है कोई आपको गुलदस्ता दे रहा हो, आप गुलदस्ता उसी की तरफ बढ़ा देते हैं, उसी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। फोटो आपके मायने, तस्वीरें क्या संदेश और संकेत देती हैं, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। इतने अनभिज्ञ नहीं है नीतीश कुमार फोटो ऑप्स को लेकर। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि है क्या कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लोग सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। कोई डराकर वोट दिलाना चाहता है, कोई डरते हुए बचाने की एक्टिंग करके वोट दिलाना चाहता है। नए पर प्रशांत किशोर जी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, खूब अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कहीं खूब अल्लाह अल्लाह करके याद कर रहे हैं अल्लाह को, कहीं पलटकर अल्लाह ने याद कर लिया तो राजनीतिक रूप से बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम तो उनको यही समझाना चाहते हैं कि भाई मुद्दों के हिसाब से पॉलिटिक्स करिए, मुद्दों के हिसाब से राजनीति करिए। ऐसा ना करिए कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाइए तो एकदम बिस्मिल्लाह और अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दीजिए और जहां दूसरे सेगमेंट के लोग रहते हैं वहां जाकर कुछ और नहीं। वो आप लोगों ने भी किया, नीतीश ने भी सोची समझी रणनीति के तहत भाई 73%, 3/4 मोटा मोटा मुसलमानों में पसमानदा है, यानी कि गरीब मुसलमान है, और उसी के साथ एक अति पिछड़ा वर्ग भी आपने क्रिएट किया। यही वोट बैंक आपने बनाया था। पर अब क्या बीजेपी पे डिपेंडेंस इतनी हो गई कि भाई बीजेपी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा? ये मजबूरी हो गई है क्या? उसी में एक मौका तलाश रहे हैं क्या पीके? मुख्य कम सीटें ला करके भी नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, हैं, आगे भी ईश्वर की कृपा और मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से रहेंगे। तब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमसे ज्यादा सीटें पा करके भी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो कौन जरूरी है और कौन मजबूरी है। नीतीश कुमार जी के सामने कोई मजबूरी नहीं होती है, वो उसूलों पर राजनीति करते हैं और मुद्दों की राजनीति करते हैं और जनता को कैसे फायदा मिले, बिहार का विकास कैसे हो, इस पर राजनीति करते हैं। तो जो लोग ये स्क्रिप्ट थोपते हैं उन पर कि किसी पार्टी किसी विचारधारा को पोर्ट्रे करके नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गठबंधन का स्वरूप भले बदलता हो संदीप जी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने काम करने के स्टाइल को कभी नहीं बदला है। और मैं नजर डाल रहा था विधानसभा के नतीजों पर, अभिषेक 2020 के नतीजे मैं देख रहा था। चलिए आपकी ज्यादा सीटें नहीं आई, 43 सीटें थी। मुस्लिम विधायक कुल मिलाकर 19 थे, जेडीयू का एक भी नहीं, आरजेडी के 8, कांग्रेस के 4, एआईएमआईएम के 5, सारा विपक्षी खेमा। और जबकि 2015 में आप लालू के साथ, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो आपके 5 मुस्लिम विधायक थे और आरजेडी के 12। ये यकायक आपके खेमे में आरजेडी विधायकों की गैर मौजूदगी कुछ सवाल खड़े करती है क्या? चुनाव के परिणाम वहां के समीकरणों के हिसाब से आते हैं और अगर हमारे हाथ में होता तो हम इतनी सीटें हारते ही नहीं। परिस्थितियां इस बार 2020 में विपरीत थी, हम सीटें हारे, हमने एनालिसिस किया, हमने सुधार किया, हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखते। हार को हार मानते हैं। किसी सीट पर किसी खास समुदाय की जीत हो, हार हो, उस लिहाज से आप धर्म के चश्मे से नहीं देखते। यही सीख अपने सहयोगी बीजेपी को भी देते हैं। बीजेपी भी धर्म के चश्मे से नहीं देखती क्या? या हर बात पे हिंदू मुसलमान 80-20 ये तो सब चलेगा ही? फिर आप गांधी जी के अनुयायी हो जाएंगे। हमारी विचारधारा खुली है। नहीं, हम तो गांधी जी के अनुयायी है ही। हमारी पार्टी ऑफिस में तो आप आ ही सकते हैं और देख ही सकते हैं कि हमारी पार्टी में 5 वो गांधी जी के 3 मंदिर का जिक्र कर रहा था मैं कि ना बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे नहीं तो बुरा बोलेंगे भी नहीं। ना, ठोक कर बोलेंगे, ठोक कर काम करेंगे और ठोक कर सब। चलिए, ठोक कर अभी बोलेंगे, बोला जाएगा। क्या राजेश राठौड़, अब मुसलमान वोट बैंक साधने की ये जबरदस्त कोशिश हो रही है और पीके तो जो कर ही रहे हैं, ये लड़ाई अभी महागठबंधन में भी होती दिखाई देगी क्या? एक कहावत है, जिसे डरते थे वही बात हो गई, बीजेपी के कहते थे बीजेपी के होके रह गई।
जब चुनाव नज़दीक में हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो और हिंदू मुस्लिम की बात जो नेता करे तो समझ जाइए कि वो भारतीय जनता पार्टी का सीधा एजेंट है। देश और राज्य के विकास करने वाले व्यक्ति न किसी समुदाय को डराता है, न किसी को धमकाता है, न डरा धमका के वोट लेता है, वो काम के आधार पे वोट लेते हैं। प्रशांत किशोर तो डाटा एनालिसिस है, उनके पास तमाम डाटे हैं, अनेक डाटे हैं, उसी पे उन्होंने महारत हासिल की है। उसी के बदौलत वो अपने कला के बदौलत पैसों के आधार पर अपना विचार बदलते रहे हैं। उनका विचार भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक मिला, नीतीश कुमार से उनका विचारधारा मिला, कहीं हमसे भी मिला, कहीं स्टालिन साहब से मिला, कहीं ममता बनर्जी से मिला। उस व्यक्ति को जिसका अपना कोई विचारधारा नहीं हो, राजेश, यहाँ पर मुकुल उनका भारत विचारधारा है, एक सेकंड, impact मुकुल कर भारत रहा है मुरादाबाद वासी, बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं बिहार में 80-20 की लड़ाई नहीं है, बल्कि 20 को लेकर लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, मुसलमान की लड़ाई है कि मुसलमान किसको वोट देगा। बिल्कुल, हम वहीं अब आ रहे हैं कि बिहार की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। जो नेता आ रहे हैं धमका के, डरा के, जात की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार कहाँ है इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और आप एम फैक्टर की बात किए हैं, प्रशांत किशोर जी निश्चित तौर पे एम फैक्टर पे काम करते हैं और उनका एम फैक्टर होता है मनी फैक्टर। एम फैक्टर मीन्स मनी फैक्टर। मनी फैक्टर के काम नाम पे वो मोदी जी के लिए लंबा समय तक काम किए, उनका विचारधारा के साथ काम किया, और अब नाम नहीं गिनाना चाहते, देश के तमाम लोगों के साथ उन्होंने काम किया और मनी फैक्टर के लिए काम किया। उन्होंने खुद कहा कि मैं एक एडवाइस देता हूं तो मैं 500 करोड़ रुपया लेता पर हूं। मुसलमान कुछ ज्यादा अब ऐसा कांग्रेस के व्यक्ति प्रति को सकारात्मक बिहार लग रहा है। नहीं करेगा। आरजेडी परेशान तो नहीं है इस बात को लेकर? अभी तो तेजस्वी को नहीं, मुख्यमंत्री का मुसलमान चेहरा नहीं मानने को भी तैयार नहीं है देश आप लोग। देखिए, तेजस्वी यादव जी के ही जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, तेजस्वी यादव जी ही उसके चेयरमैन हैं, और अब तक चुनाव के संचालन के सारा कुछ जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। 2020 का चुनाव हम तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में लड़े। अगर उस समय भी वोट की चोरी नहीं हुई होती तो तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होते। हर जगह वोट की चोरी, 70-71 सीटें दी, 19 सीट आप जीत पाए, लुटिया आपने डुबो दिया। वोट चोरी याद आ गई 2020 में भी। आप सब जानते हैं कि किस तरह से प्रत्याशी को 12 वोट से, 100 वोट से, 98 वोट से रात के 12 बजे हराया गया। किस प्रकार से पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में की गई और फोकस किया गया। वोट चोरी तो राहुल गांधी जी आप बोल रहे हैं। वो कई जगह पे तो पतंग ने आपकी किस्मत की डोर काटी। तो इस बार दरअसल आप ये कह रहे हैं कि एआईएमएम की भूमिका में जनसुराज पार्टी आ रही है। बिल्कुल, पिछले बार अगर हमारा कहीं डोर पतंग ने काटी तो जनता ने पतंग का पैर काट दिया इस बार, क्योंकि समझ गया जनता कि सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवैसी साहब काम करते हैं। तो जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी दिन सदस्य विधि पूर्वक ओवैसी जी बन जाए, और प्रशांत किशोर जी जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं वो पर्दे पे आकर काम करे। हालांकि बिहार की जनता अनभिज्ञ नहीं है, बिहार की जनता समझती है कौन पर्दे के पीछे, कौन पर्दे के पीछे नहीं है। पर आप एक मिनट राजेश भाई, आप तो ए के वाजपेयी 2020 में खुलकर खेले, कोई पर्दे के पीछे का खेल था ही नहीं। 135 सीटों पर आप लड़े, लगभग 6% आपने वोट भी हासिल किया, विधायक एक ही बना, पर 6% आपने वोट लिए, उसमें मुसलमान भी वोट आए आपके पास, इसको तो इनकार नहीं करेंगे। इस बार का सारा खेल क्या मुस्लिम वोट बैंक तय करने वाला है कि बिहार जीतेगा कौन, हारेगा कौन? संदीप जी, मैं ये बात मानता नहीं कि किसी एक खास कम्युनिटी के वोट से कोई पार्टी जीत नहीं, जाती पुट की बात कर रहा हूं। हाँ। सिर्फ एक तो चुनाव नहीं तय, yes। पर 54 सीटों पर आप निर्णायक भूमिका में होते हैं। ये बात इसका एक दिलचस्प पहलू और मैं दर्शकों के सामने रख दूं। 54 मुस्लिम बहुल सीटें हैं दर्शकों, अब गौर कीजिएगा। इनमें एनडीए ने पिछली दफा 2020 में बीजेपी ने 22 जीती,
अब 80-20 का खेल समझिए, ये दोनों तरफ चलता है खेल। जेडीयू ने 5, जिसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, वीआईपी 2, कुल मिलाकर 29 सीटें, जबकि महागठबंधन को, आरजेडी को 11, कांग्रेस को 7, सीपीएमएल को 2, 20 ही सीटें मिली, पर 5 सीटें एआईएमआईएम जीत गया। ये इधर आ जाती और जो 2-4 सीटें और हरवाई तो आंकड़ा पलट जाता। ये चुनावी गणित है, यही है ना गणित? बिल्कुल यही गणित है। हाँ। जातियां भी हैं, मजहब भी है, धर्म भी है, सब चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद हर उसी में तो किसने गोटियां ठीक सेट की हैं। एक सेकंड ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर गोटियां सही हैं, आप सत्ता में आपने काम किया है, आपकी विजन ठीक है, तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनके तो जीतता है ना तो कोई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं बीजेपी का डर दिखाते हैं महागठबंधन वाले, इन्हें वोट मत दो। वो ये नहीं कह रहे कि बीजेपी को वोट मत देखिए, दो। प्रशांत किशोर का जहां तक सवाल है ना, हाँ। नई पार्टी है, अभी 2-2.5 साल उनको बनाए हुए पार्टी को हुए हैं, अभी तो अपनी बात रखने के काबिल भी नहीं हो पाए हैं। अभी कोशिश जारी है उनकी, करें, शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन उनकी आपसे स्टेटमेंट, ज्यादा वोट ना ले जाएं, वोट शेयर 5 MP है हमारे, जब भी हम MP चुनाव तो लड़ते है, हैं 100। वोट शेयर 6 है। देखिए। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं मैं तो अरे, 2.5 का कल आंकड़ा को पार कौन कर कितना जाऊंगा। ले जाएगा उस पे अभी क्या भविष्यवाणी करेंगे, ये तो वक्त बताएगा ना। हमारा 50 साल का राजनीतिक इतिहास स्वर्गीय रामविलास पासवान का है, और 11 साल अब चिराग बाबू को हो गए। और जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है ना, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कुर्बानी की है मुस्लिमों के लिए। 2005 का वाकया याद होगा आपको, नहीं बने चीफ मिनिस्टर, होगा नहीं किसी मुस्लिम को बनाइए, ये रिकॉर्ड पे बातें हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद इस्तीफा देने वाले भी पहले मंत्री थे। ये भी रिकॉर्ड पे है। बाद और में ये खैर बीजेपी के साथ कदमताल भी इसके करने साथ लगे। साथ चिराग बाबू का स्टेटमेंट भी मुझे याद आ गया। हाँ। उन्होंने कहा, आई विल फॉलो फर्स्ट स्टेप्स ऑफ माय फादर रामविलास पासवान जी। बिहार में बीजेपी मुस्लिम वोट को लेकर ओवैसी और प्रशांत किशोर पर निर्भर लग रही है कि भाई हमें तो मिलेगा नहीं, तुम ले लो, थोड़ा बहुत हमारा फायदा कर दो। बीजेपी ये का हमारे तो दर्शक अरे पूछ भाई, रहे हैं। बीजेपी का तो बड़ा क्लियर स्टैंड है, उसमें कौन डिस्प्यूट करेगा। मुस्लिम के वोट की उनको जरूरत ही नहीं, कईयों के स्टेटमेंट भी नहीं, आए पर हैं। वोट कटवाने की जरूरत है ना, कि ये ना हो लामबंदी अरे हो जब जाए। उनको जरूरत ही नहीं है तो कटवाने का कहां से चला है। हाँ। देखिए, वो जो क्लियर स्टैंड है उसमें कहां डिस्प्यूट करना है। सवाल ये है कि मुस्लिम समाज के लिए जो लोग सत्ता में रहे, उन लोगों ने कुछ काम किया, उनके उत्थान की बात की कि नहीं की, या सिर्फ बुरोक बनाते रहे। आपको याद होगा, कांग्रेस के पास हुआ करता था, आपने बताया भी अभी, ये बात बिल्कुल सही है। कौन ले गया? रीजनल पार्टी छीन के ले गई उनका। मैं इसीलिए तो मैं लगातार जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गया ना से पूछ रीजनल रहा पार्टीज के कि पास। भाई वापस कांग्रेस के पास आ रहा है, परेशान तो नहीं हो आरजेडी वाले। उसी कांग्रेस- ये बहुत सारे ये जलेबी नहीं इमरती बन रही है राजनीति। कांग्रेस का 1 पॉइंट एजेंडा है, ये मैंने 2 दिन पहले भी ये बात कही थी कि रीजनल वो पार्टियों से अपना वोट बैंक वापस लेके आए, जिसमें वीपी सिंह ने 89 में डेंट डाला था। जब तक वो वोट बैंक नहीं लाएंगे, और ये बात उनको समझ आ गई है। इस बार तो तेजस्वी पीछे रहे ना राहुल से, राहुल ने सारी कमान तो संभाल मतलब ली। 2 पहलू हो गए हैं यहाँ पर। देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन को, विमर्श को और खोल दिया है AK वाजपेयी ने आदेश। एक तरफ तो प्रशांत किशोर, उस पर तो हमने चर्चा की, पर दरअसल ये मुसलमान वोट बैंक की लड़ाई अब क्या विपक्षी खेमे या महागठबंधन में भी उभरती दिखाई दे रही है कि ज्यादा आकर्षण कांग्रेस की तरफ आ रहा है, और आरजेडी खेमे में भी इस बात को चिंता है। अंदर खाने किस तरह की चर्चा चल रही है? संदीप जी, देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में 2 वोट हैं। एक वोट बीजेपी के साथ है। इसी के लिहाज से देखा गया था कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव नजदीक आया, और उससे पहले जब इंडिया गठबंधन बनाया गया, उसका मकसद इसी बात को लेकर था कि भाई 2 वोट है, थर्ड फ्रंट बनने का कोई संभावना नजर नहीं आती है, वोटर पूरी तरीके से पोलराइज्ड है। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन बनाया गया, और उसका नतीजा क्या रहा वो आपके सामने है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बात हो रही है कि प्रशांत किशोर एम फैक्टर की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि मुसलमान वोटर को इस बात की समझ है, वो इतना समझदार है कि उसको कहां वोट देना है। इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो टोपी पहनने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब बीजेपी पर वो टोपी नहीं पहनेंगे तो उसका फायदा होगा, टोपी पहन लेंगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो हिंदू वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं उसका मैसेज जा सकता है। तो इस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इस चीज में आप क्लियरिटी देखेंगे कि जो बिहार का वोटर है वो किस तरफ जा रहा है।
प्रशांत किशोर फैक्टर भी मैं ये कहूंगा कि बिहार की राजनीति में एक थर्ड फ्रंट की तरह है। एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए का, और एक तरफ महागठबंधन है। इसके मुझे लगता नहीं है कि इन दोनों के अलावा नहीं, कोई वोट अगर हम छिटकेगा। पिछले चुनाव में तीसरा फैक्टर है ओवैसी साहब का। एक मिनट, उसी पर मैं एक सेकंड, हाँ, एक प्लीज, सेकंड, प्लीज, जारी रखिए। एक दो बातें रहेगी। ओवैसी साहब का जो फैक्टर, जो 5 सीटें 2020 के चुनाव में आई थी, वो भी इस बात को समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस दोनों को अप्रोच करके कहा कि हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम समाज ने उन्हें साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार अपना वोट वेस्ट नहीं करेंगे। जो मैं 2 वोटों की बात कर रहा हूं, इसका ताजा उदाहरण है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। मुसलमान इस बात को जानता था कि बीजेपी को हराने वाली आम आदमी पार्टी है, इसलिए उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, उसने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भर भर के वोट दिया। तो ये जो तमाम फैक्टर जब आप देखेंगे ना, चुनाव के नजदीक आके आपको समझ में आ जाएगा, और क्लियर कट है कि मुसलमान वोट कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है। पर 2020 में ओवैसी के पास गया था, 5 सीटें बाकायदा जीती और सीटों पर नुकसान भी किया है, ये जो मैंने जिलों का जिक्र किया। क्या प्रशांत किशोर वही करने की कोशिश कर रहे हैं? और कुछ महीनों पहले तक उनकी सभाओं में, रैलियों में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद देखी जा रही थी। देखिए, ओवैसी साहब के ऊपर जब विपक्ष के नेताओं ने यह टैग लगाया कि वो बीजेपी की बी टीम है, जहां जहां वो जाते हैं वहां सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के साथियों का ही वोट काटते हैं, उसके बाद से उनको वोट मिलना बंद हो गया। अब आपने कहा कि प्रशांत किशोर क्या बीजेपी की मदद कर रहे हैं। देखिए, वो एक अच्छे रणनीतिकार हैं, उसके कई सारे उदाहरण भी रहे हैं पास्ट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज 2 वोट है। जो पहले मुस्लिम तुष्टीकरण कहा जाता था, वो अब हिंदू तुष्टीकरण में कन्वर्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक साफ मैसेज है वोटर का, और वोटर जमीन पे बटा हुआ है, चाहे वो पिछले 80 साल 20 से कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप ही ने ये शब्द गढ़ा था मेरे ही शो पर। लेकिन कन्हैया बल्लारी, देखिए, जो आदेश अभी कह रहे थे, बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार हैं, रहे हैं प्रशांत किशोर। अब खुद के लिए जो ये रणनीति बना रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं कि भाई आप अल्लाह अल्लाह करते हो, बीजेपी से डराकर आपकी वोट कोई और ले जाता है? देखते कैसे हैं इसे आप? देखिए, धीरे धीरे प्रशांत किशोर, जैसा आपने कहा कि रणनीतिकार बहुत अच्छा, धीरे धीरे बढ़िया पॉलिटिशियन भी बनते जा रहे हैं, ये जान लीजिए। अपनी सभाओं में, हाँ, अपनी मजलिस में इतने मुसलमान लड़के जुट रहे हैं, यंगस्टर उसमें बहुत हैं, और सुनने के लिए आ रहे हैं, वोट देने की छोड़ दिए। इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि मेरा कोरेस्पोंडेंट भी लगातार 2 महीने से उनके साथ घूम रहा है, मैं लगाया हुआ हूँ, वो बता रहा है सीमांचल में ही है आज, क्योंकि आज तो लौट आया वो कह रहा है कि लोग सुन रहे हैं जब वो कहते हैं कि भाई 40% लोग हिंदू जो हैं, मुसलमान मोदी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, आप 20% है, हम 7% हो जाएंगे। फिर जब अजान हो रहा है, जहां मीटिंग कर रहे हैं, तो अपने भाषण को रोक देते हैं, नहीं भाषण नहीं होगा, भाषण नहीं देंगे। और एक बात और जो कहते हैं, वो भी कन्विंसिंग है कि वाई आपको वोट नहीं देता है यादव, आप वोट देते हैं उनको, लेकिन वो एग्रेसिव तरीके से जैसे आप देते हैं, वो ये भी कन्विंसिंग लग रहा है। आप जानते नहीं, पर ये जो वहां पर मुस्लिम युवाओं का हुजूम दिख रहा है, वो वोट भी डालेंगे, या जो अभी आदेश कह रहे थे कि दिल्ली में भी लोकसभा में डाले कांग्रेस को वोट, पर विधानसभा चुनाव आए सब आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। बिगर एनिमी कौन है, ये खेल हो रहा है, और उसी में ही थोड़ा अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं क्या प्रशांत किशोर? देखिए, आप ये जानिए कि ये जेडीयू और एलजेपी, इनसे तो उनकी दूरियां काफी हो गई है, चूंकि एनआरसी पर और वक्फ बिल पर ये लोग बिल्कुल जो है सरकार के साथ रहे। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं, वो तो ये दोनों पर इसका विरोध किया उन्होंने। और एक जो मैं बता रहा हूँ, सुनना ही कम बात समझते हैं, खड़ा होकर के भीड़ जकड़ा करके, भीड़ लगा करके सुन रहे हैं, और बड़ा मतलब सीरियसली सुन रहे हैं, बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर के और ओवैसी को लेकर के।
मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है सीमांचल का, सीमांचल में अभी भी जो है ओवैसी मजबूत हैं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक सवाल पूछा है, मेरठ वासी हैं सुभाष चंद्र शर्मा कन्हैया भाई, वो कह रहे हैं पीके मुस्लिम से अपने वोट ना मांगकर गठबंधन से हटने को क्यों कह रहे हैं? अपने लिए वोट मांगे महागठबंधन को, अपने लिए कि ना महागठबंधन को मत दो। मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी है उनकी, महागठबंधन के साथ वो हैं, जब हटेंगे वहां से तबे ना इनको देंगे, जब वहां सटे रहेंगे तो कैसे देंगे। तो ये सोची समझी रणनीति आप कह रहे हैं, और अभी खेल वाइड ओपन है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज ने पूरा मन बना लिया है। आप राइट टू रिप्लाई चाह रहे थे पवन जी, 30 सेकंड आपके लिए। जी 30 सेकंड। सबसे पहले बहुत संक्षिप्त में, वो पार्टी जो कट्टा, रंगदारी, अपहरण, लूट के साथ आइडेंटिफाइड है, वो समाजवाद की बात करे तो कुछ अटपटा लगता है। दूसरी बात, मुझे लगता है आरजेडी, कांग्रेस, इन सब में थोड़ी घबराहट आ गई है कि जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं, जिसमें सारे मुसलमान बीजेपी का डर दिला दिला करके उनके लिए वोट करें और किसी तरह सत्ता दिलाए, वो अब चल नहीं रही है। इसलिए पीके को प्लान बी ऑफ बीजेपी बता रहे हैं। और जब पीके, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है, उनके पीछे हाथ धो के पड़े भ्रष्टाचार के लिए, तो किसको बेवकूफ बना रहे? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, राहुल गांधी एक माइग्रेटरी बर्ड है, एक मौसमी चिड़िया है जो बिहार कभी कभार आ जाती है। तो सीधी सीधी बात है कि पहले कोई विकल्प नहीं था इस जाति और धर्म के खेल में, आज तो एक विकल्प आ गया है। तो जब उसका विकल्प आप और बन रहे हैं, ठीक अब है, सब अभी तो मिल करके उनकी खिलाफत करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तो खेल दिलचस्प हो रहा है, पर ये एम फैक्टर और दिलचस्प होता जा रहा है। कन्हैया बिल्लारी कह रहे हैं कि नहीं वहाँ लोग आ रहे हैं, पर जो मुझे जानकारी मिल रही है मन बना लिया है। पर ये 18.25% वोट बैंक, इसको अलग अलग तरीके से साधने की कोशिशें लगातार जारी रहने वाली हैं क्या? वो तो रहेंगी। आज बस इतना ही, सीधा सवाल हम जारी रखेंगे हर दिन जैसा हम चलते हैं, और ब्रेक नहीं लेने वाले हैं, तो अपने रिमोट को विराम ज़रूर दीजिएगा। आज इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।